प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेस्ट हाइब्रिड फंड्स। देखिए, जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात बोलते हैं ना, तो मोस्टली 3 तरीके के ऑप्शंस हमारे पास मिलते हैं। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड और तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में या तो पूरा या फिर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है, दैट इज इक्विटी मार्केट में होता है, ठीक है, स्टॉक्स। डेट में ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टमेंट डेट में होता है, क्योंकि डेट फंड्स में आपको इक्विटी का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मीन्स आप इक्विटी में जा रहे हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स मीन्स आप डेट में जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो हाइब्रिड फंड्स, नाम से क्लियर है ना, हाइब्रिड। तो ज़्यादातर जो हाइब्रिड फंड्स हैं वो मिक्सचर होते हैं इक्विटी और डेट के, मतलब कि इस तरह के फंड्स इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेंगे और डेट में भी इन्वेस्ट करेंगे। और कुछ हाइब्रिड फंड्स हैं जो कि कुछ और जगह भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके बारे में ऑफकोर्स मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। अगर किसी को हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किस तरह के इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन जिसको कि हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी बोलते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और आर्बिट्राज फंड। इतने सारे ऑप्शंस हैं। ऑफ कोर्स कंफ्यूजिंग है ना, इतना सारा ऑप्शन है। हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, तो इसके लिए ऑफ कोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, और साथ ही कुछ फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसका पास्ट परफॉर्मेंस मैं शो करूंगा लॉन्ग टर्म का। इस वीडियो में जो भी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा वो आपकी मदद करेगा खुद के लिए एक सुटेबल फंड सेलेक्ट करने में। हमेशा ध्यान रखें, अच्छा है खराब है इन चक्करों में ना पड़े, सिर्फ देखें कि कोई पर्टिकुलर फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, ठीक है। जैसे इक्विटी हो गया, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो वहाँ पे क्या चाहिए कि भाई रिस्क बहुत ज़्यादा आपको लेना है और साथ ही इन्वेस्टमेंट होराइजन में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, लाइक 5 ईयर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, तभी आपको इक्विटी में जाना है, नहीं तो नहीं जाना है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, और साथ ही बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से डेट में जाना है तो इन्वेस्टमेंट होराइजन मान लीजिए किसी का काफ़ी कम है, ठीक है ना, मतलब कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट होराइजन, 1-2 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन, ठीक है, और उस पीरियड में आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, तो नेचुरली आप डेट फंड्स के लिए जाएंगे। हाइब्रिड फंड इन दोनों का मिक्सचर है। मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, और रिस्क भी वहाँ इक्विटी से कम है लेकिन डेट से ज़्यादा है। तो इक्विटी और डेट दोनों का, क्योंकि मिक्सचर है ना, उसी में इन्वेस्टमेंट होता है, दोनों के बीच में ये आता है, ठीक है। तो मैं आपको जब जब ये एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आपको बता भी दूंगा कि रफली किस तरह का इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें कि इक्विटी से यहाँ पे रिस्क कम है लेकिन डेट से ज़्यादा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। तो ये होते क्या हैं, तो देखिए, वैसे हाइब्रिड फंड्स जो कि अपने टोटल एसेट का, टोटल एसेट मीन्स हमारे जैसे इन्वेस्टर जो उस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पूरे पैसे का 10 to 25% तक इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जब इक्विटी बोलूंगा तो उसका मतलब होगा इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सो बहुत कम एक्सपोजर लिया जा रहा है इक्विटी में, 10 to 25%। बेसिस मार्केट कंडीशन है, कभी 10% कर लेंगे, कभी लगेगा कि नहीं स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से शायद ऊपर जा सकता है, 25% बढ़ा के कर लेंगे इक्विटी में, लेकिन हाँ ओवरऑल 10 to 25% ही होता है। और बाकी का जो एक्सपोजर है वो डेट में होता है, 75% to 90%, ठीक है। तो वैसे इन्वेस्टर जो कि इक्विटी का एक्सपोजर तो चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का नहीं है, तो उनके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 to 3 ईयर्स का जरूर रखें, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए, मैं मिनिमम बोलता हूँ ना, 2 to 3 ईयर्स मिनिमम, ठीक है। अगर कोई 5-10 ईयर्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कर सकता है, वैसे इन्वेस्टर जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, ठीक है, तो वहाँ पे तो हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं है ना। अगर किसी का 5 to 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, तब तो उसके लिए इक्विटी फंड ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तभी जाएं। यहाँ पे आप कुछ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऑफ कोर्स कैटेगरी का नाम है, यहाँ पे आप बेंचमार्क चेक कर सकते हैं। तो हाइब्रिड फंड्स में आपको ज़्यादातर केसेस में 2 बेंचमार्क मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं 2 से भी ज़्यादा बेंचमार्क है, 3-4 बेंचमार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज जो मेन बेंचमार्क है वो मैंने मेंशन किया। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाइब्रिड 85-15, मतलब कि
अबाउट 85% का इस बेंचमार्क में, इस इंडेक्स में 85% डेट होगा और 15% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ भी देखिए 1585, ठीक है। तो ये बेंचमार्क है और यहाँ पे आप AUM चेक कर सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, और साथ ही 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न चेक कर सकते हैं और बेंचमार्क का डिटेल्स यहाँ पे चेक कंपेयर कर सकते हैं कि आपके बेंचमार्क के मुकाबले फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सभी कुछ है और सारा CAGR रिटर्न्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सारे हाइब्रिड फंड्स में सिर्फ वैसे फंड्स को मैंने इंक्लूड किया है जिन्होंने एटलीस्ट 3 इयर्स कंप्लीट किया हुआ है और एटलीस्ट AUM 500 करोड़ से बड़ा हो। मतलब 500 करोड़ से भी कम का AUM में क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, और 3 ईयर से कम का अगर है तो फिर क्या ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक करेंगे, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पे देखिए कुछ फंड्स है ना, मैंने देखिए जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया, मतलब कि बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सारे फंड्स जनरली हम अच्छा मानेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए। लाइक यहाँ पे 4 होराइजन्स है ना, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। तो अगर कोई 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है तो अच्छा फंड बोलेंगे। एक होराइजन में देखिए चलता है ना, 1-2 साल का अंडर परफॉर्मेंस किसी भी अच्छे फंड में भी हो सकता है, उसको ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, 1 साल में देखिए बहुत सारे फंड्स का थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे फंड्स में यहाँ देखें रेड कलर से, लेकिन इसी का जब आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो इस तरह के फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, तो इसको अच्छे फंड्स बोलेंगे। अब यहाँ पे आपका कंफर्ट है कि पुराने वाले ट्राइड एंड टेस्टेड फंड्स के साथ जाना है, फंड हाउस के साथ जाना है इनफैक्ट, या फिर नए वाले के साथ, जो भी आपको कंफर्ट लगे वहाँ पे आप जा सकते हैं। और परफॉर्मेंस वाइज देखिए यहाँ पे आपको कोई बुरा नहीं लगेगा फंड, इस तरह के फंड्स को आप अच्छा बोल सकते हैं। तो इसमें कोई भी एक फंड, और यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 2 इयर्स के आसपास रखें, और 2 इयर्स से ऊपर तो जितना भी इन्वेस्टमेंट होराइजन है उतना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर, इसीलिए कम से कम 2 इयर्स का एक्सपोजर जरूर रखना चाहिए। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड नंबर 1 हुआ। उसके बाद नंबर 2 हो जाएगा इक्विटी सेविंग्स फंड। यहाँ भी रिस्क रिलेटिवली कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना इन्वेस्टमेंट मिनिमम 65% इक्विटी में करते हैं और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। और मिनिमम 10% इन्हें डेट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो यहाँ पे आपको लग सकता है अरे 65% मिनिमम इक्विटी में एक्सपोजर है, तब तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे उतना ज़्यादा रिस्क है नहीं, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे ना कि ये फंड्स अपना जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो जब मैं आर्बिट्राज बताऊँगा तो आपको बताऊँगा कि क्यों यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना प्योर इक्विटी स्टॉक्स हो गया इन्वेस्टिंग, वो काफ़ी कम होता है रिलेटिवली, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मिनिमम 65% का एक्सपोजर, लेकिन वो ज़्यादातर एक्सपोजर आता है आपका ना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू, और वहाँ पे ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो रिस्क रिलेटिवली कम होता है, ठीक है। तो अगर कोई कम रिस्क लेना चाहता है तो ऑफ कोर्स इक्विटी सेविंग्स फंड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इक्विटी टैक्सेशन, क्योंकि यहाँ मिनिमम 65% आपका इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जा रहा है ना, तो इक्विटी टैक्सेशन का यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, और साथ ही रिस्क भी यहाँ पर रिलेटिवली कम है। लेकिन हाँ, यहाँ भी इक्विटी का एक्सपोजर है तो रिस्क यहाँ भी है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें, सारे हाइब्रिड फंड्स में आपको इक्विटी का एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं कि प्योर डेट है। यहाँ पे इक्विटी सेविंग्स फंड का आप डिटेल चेक कर सकते हैं। 2 मेन बेंचमार्क हैं यहाँ पे, दोनों निफ्टी इक्विटी सेविंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस TRI है और ये इंडेक्स है, इसीलिए दोनों अलग है। और यहाँ पे देखिए कुछ का बेंचमार्क का डिटेल्स अवेलेबल नहीं, क्योंकि मुझे रिटर्न्स मिला नहीं, इसलिए मैं रिटर्न मेंशन नहीं कर पाया बेंचमार्क का। तो यहाँ पे देखिए वही सेम देखिए ना, मतलब रेड कलर मीन्स बेंचमार्क से कम रिटर्न है। यहाँ पे बेंचमार्क नहीं है, लेकिन हाँ इस बेंचमार्क से मैंने कंपेयर किया, इसीलिए थोड़ा रेड कलर से मैंने कर दिया है। और देखिए ग्रीन कलर से मैंने उन रिटर्न्स को हाईलाइट किया है ना जो कि पर्टिकुलर होराइजन में बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ये फंड है, ये इक्विटी का, जैसे देखिए ना यहाँ पे कोटक इक्विटी सेविंग्स, तो ये तो बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, लगभग उतना ही रिटर्न, इसलिए इसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट नहीं किया, जबकि बहुत सारे को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि भाई वैसे फंड्स को हम सेलेक्ट करें जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, और अगर कोई बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए सुंदरम, देखिए सारे होराइजन्स में बीट कर रहा है,
उसके बाद मेरे भी देखिए तो सारे होराइजन में बीट कर रहा है। यहाँ पे एडेलवाइस का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए ठीक चल रहा है। एसबीआई इक्विटी का भी परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। तो बहुत सारे फंड्स हैं। नेक्स्ट हाइब्रिड फंड है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। तो यहाँ पे ये 40 to 60% एक्सपोजर इक्विटी में होता है, ठीक है, और 40 to 60% एक्सपोजर डेट में होता है। ऑफकोर्स मार्केट कंडीशन के बेसिस पे थोड़ा सा इक्विटी या डेट में ये एलोकेशन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इक्विटी का अच्छा खासा एक्सपोजर है, तो यहाँ पे तो रिस्क है। लेकिन देखिए बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत कम फंड्स हैं, तो इसको मैं डिटेल में कवर नहीं करने चाह रहा हूँ, सिर्फ मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको। उसके बाद दो इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको मिलेगा कैटेगरीज हाइब्रिड फंड्स में। एक है मल्टी एसेट एलोकेशन। आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आए थे इस फंड के बारे में, इस कैटेगरी के बारे में इनफैक्ट। तो देखिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड वैसे फंड होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 10% मिनिमम 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ज़्यादातर जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी में, डेट में और गोल्ड में, ठीक है। और कुछ आपको ऐसे भी मल्टी एसेट फंड्स मिल जाएंगे जो कि सिल्वर में भी एक्सपोजर लेते हैं और रियल एस्टेट थ्रू रीट्स या फिर इन्विट्स में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेते हैं। परफॉर्मेंस से पहले हम बेंचमार्क देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि मल्टी एलोकेशन जो फंड होते हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट देखिए ना, एक्सेस का बेंचमार्क देखिए, निफ्टी 500, ठीक है, मतलब कि जो टॉप 500 कंपनीज हैं मार्केट कैप वाइज, वहाँ पे ये जो इंडेक्स है उसका 65% वहाँ पे इन्वेस्ट होता है। डेट इंडेक्स में 20% का एक्सपोजर है और प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड 7.5% और फिजिकल सिल्वर 7.5%। तो यहाँ पे इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर सभी जगह इस इंडेक्स में एक्सपोजर है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा देखेंगे, अगर HDFC का देखें, इसका कहाँ पे है, तो ये 65% एक्सपोजर लेगा निफ्टी 50, मतलब लार्ज कैप में यहाँ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और 25% यहाँ एक्सपोजर है इस इंडेक्स में डेट में और 10% है गोल्ड में, डोमेस्टिक गोल्ड में, ठीक है। तो इसी तरह से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। नीचे जैसे ICICI का देखें तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है आई कॉमडेक्स कंपोजिट इंडेक्स 3% का एक्सपोजर। तो देखिए MCX का इंडेक्स है, यहाँ पे आपको एनर्जी में भी एक्सपोजर मिलेगा। एनर्जी मीन्स क्रूड में एक्सपोजर मिलेगा, मतलब सिर्फ 3% ही है, उसी में क्रूड भी है, नेचुरल गैस भी है, मेटल्स भी है इस इंडेक्स में। तो यहाँ पे और ऑफ कोर्स गोल्ड सिल्वर भी है, सारे कमोडिटीज़ में यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है। इसी तरह से आप सारे डिटेल चेक कर सकते हैं। कोई भी फंड अगर आप सेलेक्ट करें तो बेंचमार्क देखें, बेंचमार्क से रफली आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई ये फंड जो है कहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ना, ऑलमोस्ट सारे बेंचमार्क्स आपको अलग देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस आप चेक कर लें, ठीक है। तो देखिए अगेन यहाँ पे कुछ का अवेलेबल नहीं है बेंचमार्क का डिटेल्स, ठीक है, और कुछ का अवेलेबल है। सो ये परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं ना बहुत सारे फंड्स का। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत सारे फंड्स हैं यहाँ भी जिनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस चेक करते वक्त ये भी देखें ना कि भाई लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट 10 ईयर्स में भी अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है तो उस तरह के फंड से तो आइडियली में दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो उस तरह का कोई इशू नहीं लग रहा है। तो ऑफकोर्स इसमें भी कोई एक फ़ंड अगर आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी रिस्क है क्योंकि इक्विटी में यहाँ भी एक्सपोजर अच्छा खासा होता है, ध्यान में रखें। तो अगर आप, लेकिन हाँ, प्योर इक्विटी फंड से यहाँ पे रिस्क बहुत कम है। और प्लस ये मल्टी एसेट एलोकेशन मीन्स यहाँ पे आपको एसेट एलोकेशन का बेनिफिट मिल रहा है ना, डेट, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर सभी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। फिर एक और बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है यहाँ पे डायनेमिक एसेट एलोकेशन या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ठीक है। नाम से ही क्लियर है ना, डायनेमिक एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि 0 to 100% इक्विटी में और 0 to 100% डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कि बेसिस मार्केट कंडीशन ये चेंज करेंगे इक्विटी और डेट में। लगा कि इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा करने वाला है फ्यूचर में, तो इक्विटी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले लेंगे, डेट का कम कर लेंगे। नहीं, इक्विटी तो अब गिरेगा भाई, तो इक्विटी से एक्सपोजर कम कर लेंगे और डेट का एक्सपोजर बहुत बढ़ा लेंगे। इसीलिए बोलते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हाइब्रिड के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ भी रिस्क ज़्यादा होता है। ज़्यादातर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में आप देखेंगे कि इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो मानकर चलें कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी इसे आप कंसिडर करें। यहाँ पे देखिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, तो ये देखिए इनके बेंचमार्क्स हैं। हाइब्रिड 50-50 मीन्स इक्विटी 50, डेट 50, यहाँ भी 50-50, ठीक है। तो ये तो मार्केट कंडीशन के आधार पे चेंज करते हैं। तो यहाँ भी देखिए रेड कलर मीन्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए रेड कलर कहीं ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3-3 रेड कलर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए लॉन्ग टर्म में भी रेड कलर दिख रहा है। तो ऑफकोर्स इसको थोड़ा निगेटिव मार्क्स देंगे कि भाई ये तो लॉन्ग टर्म में भी निगेटिव दे रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे बहुत निगेटिव, पूरा रेड है, ठीक है।
यहाँ देखिए पूरा रेड है यहाँ पे ज़्यादातर। तो ये सब आपको देखना है, परफॉर्मेंस ऐसा ही चेक करते हैं ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं परफॉर्मेंस चेक करना। ये देखिए इससे परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आप कुछ फंड्स जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, वो आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल होंगे। तो कोई भी एक फंड यहाँ से अगर आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, मानकर चले। उसके बाद ऑप्शन आएगा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा इक्विटी में होता है, 65 to 80%। तो इसको आप बोल सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा रिस्की है ये ना, बहुत ज़्यादा रिस्की है। हाइब्रिड फंड्स में भी अगर आपको ना बहुत ज़्यादा इक्विटी में एक्सपोजर चाहिए तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के लिए जा सकते हैं। रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 20 to 35% तक डेट में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो प्योर इक्विटी फंड से तो ऑफकोर्स थोड़ा कम रिस्क है, लेकिन फिर भी ये रिस्क यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का डिटेल्स, ये देखिए यहाँ पे 35% डेट और 65% इक्विटी इंडेक्स में है। और यहाँ भी देखिए 65 इक्विटी 35 डेट, ठीक है। यहाँ भी देखिए रेड कलर ना, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए रेड कलर दो है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रीसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। यहाँ भी देखिए बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है रीसेंट टाइम्स में। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म में देखिए अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। यहाँ भी देखिए सब में लॉन्ग टर्म का भी अंडर परफॉर्मेंस है, ठीक है। और बाकी ज़्यादातर जो फंड्स हैं वो ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। तो इसमें से भी अगर कोई चाहे तो यहाँ पे भी अगेन देखिए इक्विटी से थोड़ा ही कम रिस्क होता है, ठीक है। तो आइडियली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो एटलीस्ट 4-5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें, उससे कम में यहाँ पे एक्सपोजर नहीं ले, ठीक है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में भी अगर जा रहे हैं तो एटलीस्ट 3 ईयर प्लस का ही इन्वेस्टमेंट होराइजन ले, उससे कम नहीं है। उसके बाद आर्बिट्राज फंड, ठीक है। आर्बिट्राज फंड में रिलेटिवली देखेंगे तो रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, कैसे करेंगे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए आर्बिट्राज का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट मार्केट्स में जो थोड़ा बहुत प्राइस का डिफरेंशियल है ना, उसका एडवांटेज उठाया जाए। जैसे कैश मार्केट में जैसे हम लोग स्टॉक्स खरीदते हैं ना, स्टॉक्स खरीदेंगे, उसी स्टॉक का देखेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर प्राइस थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जाकर बेच देंगे उसको, ठीक है, तुरंत थोड़ा सा उनको फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, आर्बिट्राज ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स का है, ठीक है। हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक साथ खरीदना होता है, एक साथ बेचना होता है। खरीदने बेचने में थोड़ा भी डिले होगा तो वहाँ पे आपको बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये बड़े प्लेयर्स के लिए है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर सही से किया जाए, ठीक है, जो कि बड़े प्लेयर्स कर पाते हैं, तो वहाँ पे आपको रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। ये देखिए आर्बिट्राज फंड्स, यहाँ भी देखिए बेंचमार्क, निफ्टी 50 आर्बिट्राज और निफ्टी 50 आर्बिट्राज, TRI और इंडेक्स है। आर्बिट्राज फंड्स के साथ खास बात ये है ना कि यहाँ पे आपको रिटर्न में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ज़्यादातर कंपेयर करेंगे तो रिटर्न मोस्टली एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आर्बिट्राज फंड तब ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेंगे जब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि तभी होगा ना कि भाई डिफरेंट मार्केट्स में जो प्राइसिंग है उसमें अच्छा खासा डिफरेंस आएगा। लाइक कैश मार्केट और फ्यूचर से ऑप्शंस मार्केट में प्राइसिंग का जो डिफरेंशियल है ज़्यादा है, तभी यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आएगा। मार्केट अभी देखिए मार्केट जैसे वोलाटाइल चल रहा है ना, अप डाउन चल रहा है थोड़ा, तो रिटर्न्स आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर थोड़ा और ज़्यादा वोलाटाइल हो जाएगा, जो कि होता है कभी कभी, तो ये रिटर्न कभी कभी आपको इवन 8-9% भी शायद हो सकता है देखने को मिले। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आर्बिट्राज फंड्स का रिटर्न जो है अबाउट 5 to 6% के आसपास होता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे देखिए अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको 6% के आसपास का ही रिटर्न दिख रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, कभी कभी ज़्यादा रिटर्न आता है, मोस्टली आपको 5 to 6%, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बोल सकते हैं ऑलमोस्ट रिस्क फ्री रिटर्न है अगर सही तरीके से किया जाए तो, क्योंकि बाय सेल एक साथ हो रहा है। तो अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स इसे भी आप कम रिस्क लेकर थोड़ा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, और प्लस यहाँ पे आपको ऑफकोर्स इक्विटी टैक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सपोजर है वो इक्विटी में लिया जा रहा है। ऑल्दो प्योर स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं है, कैश मार्केट में ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू अच्छा खासा एक्सपोजर लिया जा रहा है, इसलिए रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाता है और इक्विटी का टैक्सेशन भी मिल जाता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।